प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में ग्रीन भारत मिशन की शुरुआत की। इस मिशन का लक्ष्य 2035 तक भारत को 65% अक्षय ऊर्जा पर निर्भर बनाना है, जिसमें सौर, पवन और हाइड्रोजन जैसे इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स सभी राज्यों में शुरू किए जाएंगे। सरकार इसे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ बड़ा कदम मान रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र को निर्देश दिया कि सभी रक्षा विंग्स में महिलाओं को स्थायी कमीशन का अधिकार दिया जाए। इस फैसले को लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ी जीत माना जा रहा है। तमिलनाडु के कई जिलों में रिकॉर्ड बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। दिल्ली सहित भारतीय मौसम विभाग ने अगले 2 दिन और भारी बारिश की चेतावनी दी है। जलभराव से जनजीवन प्रभावित हुआ। मुद्रास्फीति की चिंता के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखा है। छोटे और बड़े कर्जधारकों को फिलहाल राहत पर महंगाई पर कड़ी नजर रखने की जरूरत। गूगल ने भारत के आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब स्थापित करने की घोषणा की है, जिसमें अगले 5 वर्षों में $15 अरब निवेश किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी और सुंदर पिचाई के बीच इस संदर्भ में मुलाकात भी हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने 14.82 लाख राज्यकर्मियों को दिवाली से पहले 7,000 रुपए का बोनस देने का ऐलान किया है। सरकार इस पर कुल 1,022 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिससे त्योहारी सीजन में राहत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप द्वारा अपनी 88 संपत्तियां अदानी प्रॉपर्टीज को बेचने के प्रस्ताव पर केंद्र, सेबी और अन्य पक्षों से जवाब मांगा है। इस डील को लेकर निवेशकों और कस्टमर्स में बड़ा उत्सुकता है। लोकप्रिय लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव में अलीनगर से टिकट दिया है। इससे राज्य की राजनीति में नए समीकरण बनते दिख रहे हैं। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में उनके परिजनों ने अंततः पोस्टमार्टम के लिए मंजूरी दे दी है, जिससे लंबी गतिरोध की स्थिति समाप्त हुई। मुंबई और जम्मू कश्मीर के बीच रणजी ट्रॉफी मैच में बीसीसीआई से स्कोरबोर्ड में सरफराज और मुशीर खान को लेकर बड़ी गलती हो गई, जिसकी चर्चा अब पूरे क्रिकेट जगत में हो रही है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण स्तर खराब श्रेणी में पहुंच गया है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप 1 लागू कर दिया गया है और नागरिकों को कम से कम बाहर निकलने की सलाह दी गई है। लेह प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ गतिविधियों में शामिल हैं, जबकि अदालत में उनकी स्वतंत्रता के अधिकार की सुनवाई आवेदन लंबित है। मेडागास्कर में सैन्य बगावत के बाद राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना देश छोड़कर अज्ञात स्थान पर चले गए। सरकार ने संसद के निचले सदन को भंग कर दिया है, जिससे राजनीतिक संकट और गहरा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारत के वित्त वर्ष 2027 के लिए आर्थिक वृद्धि के अनुमान में बदलाव करते हुए नई जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जारी किया है, जिसे निवेशकों और नीति निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भारत में 3 द्वंद्वयुक्त तरल दवाओं के संदर्भ में चेतावनी जारी की है। इन दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा जांचने के आदेश हैं, ताकि जन स्वास्थ्य को नुकसान न पहुंचे। भारतीय फुटबॉल पुरुष टीम सिंगापुर के खिलाफ AFC क्वालिफायर खेलने वाली है, जबकि U17 टीम ने किर्गिस्तान को 2-1 से हराकर अगला राउंड तय किया है। IIT बॉम्बे के वार्षिक टेकफेस्ट के तहत टेक्नोलॉजी वर्कशॉप और स्टूडेंट फीडबैक अभियान आयोजित किए गए हैं, जिसमें देश भर के हजारों छात्र हिस्सा ले रहे हैं। इस बार दिवाली में 4.75 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी का अनुमान है, जो पिछले दशक का सबसे बड़ा बिजनेस रिकॉर्ड बन सकता है। स्वदेशी उत्पादों की मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है। भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किए हैं, जिसमें तत्काल कोटा बढ़ाया गया है और प्लेटफॉर्म टिकट पर नई पॉलिसी लागू की गई है, ताकि यात्री सुविधाएं बेहतर हो सके। सरकार ने छात्रों में देशभक्ति और आदर्श मूल्यों के विस्तार को लेकर प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की जीवनी को NCERT की किताबों में अनिवार्य रूप से जोड़ने का फैसला लिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, जहां वे कुल 13,430 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में औद्योगिक कॉरिडोर, नई सड़कें और बिजली परियोजनाएं शामिल हैं। वे श्रीशैलम मल्लिकार्जुन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे और कुर्नूल में सुपर जीएसटी सुपर सेविंग्स कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी अंतिम सूची जारी कर दी है। इसमें कुल 101 उम्मीदवारों के नाम हैं। इनमें 23 नए चेहरे और 2 महिलाओं को भी टिकट मिला है। यह सूची जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच सीट बंटवारे पर चल रही बातचीत के बाद जारी की गई, जिससे बीजेपी के संगठनात्मक आत्मविश्वास का संदेश दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। ताजा आंकड़ों के अनुसार नोएडा देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है, जहां AQI 282 दर्ज किया गया। गाजियाबाद 260 के साथ दूसरे और दिल्ली 208 के साथ चौथे स्थान पर है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति अगले कुछ दिनों में और बिगड़ सकती है, जिससे स्वास्थ्य पर गंभीर असर होगा। राजस्थान के जैसलमेर में हुए दर्दनाक बस हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने अस्पताल में जाकर घायलों से मुलाकात की और कहा कि सरकार को तुरंत जांच करानी चाहिए ताकि ऐसी दुर्घटनाएं दोबारा न हो। उन्होंने मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग भी की। भारत और मंगोलिया के बीच संबंधों को मजबूत करते हुए राष्ट्रपति खुरल सुखहुकना भारत पहुंचे हैं। दोनों देशों के बीच 15,000 करोड़ रुपए की रिफाइनरी परियोजना समेत 10 अहम समझौते हुए। भारत ने घोषणा की है कि वह मंगोलियाई नागरिकों को ई-वीजा सुविधा देगा, जबकि बौद्ध धरोहरों के संरक्षण पर भी दोनों देशों ने सहयोग का फैसला किया है। रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि देश की सभी यात्री ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इससे यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी और अपराधों पर निगरानी रखी जा सकेगी। यह योजना अगले वर्ष दिवाली के बाद शुरू होगी और चरणबद्ध तरीके से सभी बोगियों में कैमरे लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से डिजिटल कृषि नीति 2025 की घोषणा की है। इस नीति के तहत सिंचाई, खाद, बीज और फसल बीमा डेटा को ऑनलाइन जोड़ा जाएगा। साथ ही राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त परियोजनाओं को मंजूरी दी है ताकि किसानों को नई तकनीक से जोड़ने में मदद मिले। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बाद नक्सली कमांडर सोनू समेत 60 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। पुलिस ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को पुनर्वास कार्यक्रम के तहत रोजगार दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने इस अभियान को एक बड़ी आंतरिक सुरक्षा सफलता बताया। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रवि नायक का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे 2 बार मुख्यमंत्री और 4 बार विधायक रहे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने शोक जताया और कहा कि उनका योगदान गोवा के सामाजिक विकास में सदैव याद किया जाएगा। हुंडई मोटर इंडिया ने तरुण गर्ग को नया मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO नियुक्त किया है। गर्ग पहले सेल्स और मार्केटिंग प्रमुख के रूप में काम कर चुके हैं और अब वे इस पद पर पहले भारतीय हैं जिन्होंने यह जिम्मेदारी संभाली है। उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में हुंडई भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के खंड में नई दिशा देगी। BHU में नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। कुलपति ने छात्रों को संदेश दिया कि नशे से दूर रहना समाज के लिए एक सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक है। इस मौके पर मद्य निषेध पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल बिजली कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना OPS का लाभ नहीं मिलेगा। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए इस पर पुनर्विचार भविष्य में किया जाएगा। यूनियनों ने इस फैसले पर विरोध जताने की घोषणा की है। दिल्ली, मुंबई, जयपुर और भोपाल सहित कई शहरों में अगले 48 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में गिरावट होगी और कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने ऊंचाई वाले इलाकों के लिए पैराशूट सिस्टम और नाइट साइट उपकरणों का सफल परीक्षण किया है। इनका इस्तेमाल सियाचिन और लद्दाख में तैनात जवानों के लिए किया जाएगा। यह रक्षा स्वदेशीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
बिहार के बक्सर जिले में दो समुदायों के बीच तनाव फैलने के बाद प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। जिला प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है और कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है। यह घटना धार्मिक स्थल पर झंडा लगाने को लेकर विवाद से शुरू हुई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते डा में 55% तक की वृद्धि की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे 4.5 लाख से अधिक लाभार्थियों को सीधा फायदा मिलेगा और उत्सव के मौसम में राहत मिलेगी। एप्पल ने भारत में नया iPad Pro M5 लॉन्च किया है। यह टैबलेट 4 स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध होगा और इसमें M5 प्रोसेसर, OLED डिस्प्ले और उन्नत कैमरा सिस्टम दिया गया है। इसकी कीमत 1,29,900 रुपए से शुरू होती है और यह अगले सप्ताह से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। प्रवर्तन निदेशालय एड ने ड्रग्स मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव और गायक फाजिलपुरिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। जांच एजेंसी के अनुसार दोनों पर पार्टियों में प्रतिबंधित पदार्थों के उपयोग को बढ़ावा देने का आरोप है। अगली सुनवाई अगले महीने तय की गई है। पाकिस्तान और तालिबान के बीच सीमा क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने खैबर पास के पास हवाई हमले किए हैं, जबकि तालिबान ने पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जे का दावा किया है। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में तेल व्यापार पर रूस और भारत के बीच हो रही साझेदारी की सराहना की, लेकिन कहा कि इससे अमेरिकी बाजार को चुनौती मिल सकती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस बयान को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि विदेश नीति को संतुलित करने की जरूरत है।